बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अपने एक सफ़र का, जिसमें हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट मुदस्सिर शेख साहब हैं, जो लम्स यूनिवर्सिटी के अंदर रेडियो स्टेशन को लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ रेडियो स्टेशंस में रहे हैं, मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर रहे हैं, मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स के अंदर रहे हैं। उनसे जानते हैं, आज ऐसी रब्त वाली गुफ्तगू करते हैं जो नौजवानों से भी जो है वो हमें आशना करेगी और उसे हमें जानने को मौका मिलेगा। और दूसरा जो है वो सर को सबसे पहले वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? आप कैसे हैं? अच्छा सर, ये बताइएगा, सबसे पहले हम आपसे आगाज़ इस बात से करते हैं कि आजकल के जो नौजवान हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो क्या सोचकर जो है वो डिग्री के अंदर इनरोल्ड होते हैं कि डिग्री क्या फ़ायदा पहुंचाएगी, या डिग्री कितनी कामयाब करने में जो है वो इंसान को फ़ायदेमंद होती है? सर थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा, ये बात डिग्री से शुरू नहीं होती है। ये बात शुरू होती है बच्चे के पैदा होने से। जब हमारे हमारे घर में अल्लाह ताला हमें औलाद की खुशी देता है, तो हमारे जो वालिदैन हैं वो उनकी आपस की डिस्कशन क्या होती है? वो ये होती है कि हम तो इस बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इसको हम इंजीनियर बनाएंगे, ये लॉयर बनेगा या बिजनेसमैन बनेगा। और ये सारी सोच जो है ये एक नुक्ते के ऊपर जमा होती है, और वो है फाइनेंशियल प्रोग्रेस पे, कि ये हमारा बच्चा हमें माली तौर पे क्या फ़ायदा पहुंचा सकता है, और या ज़्यादा से ज़्यादा माल ये कैसे कमा सकता है। ठीक है, आसान अल्फाज में इसको ऐसे कहेंगे। फिर जब वो बच्चा नर्सरी और प्रेप और इन मराहल से गुज़रता है, छोटी क्लासेस से, तो बार बार उसके जहन में ये डाला जाता है और उसे उन लोगों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं कि जिन्होंने माली तौर पे, मुआशी तौर पे, सियासी तौर पे कामयाबियाँ हासिल की हैं और शोहरत हासिल की है। फिर अब आजकल के दौर के मुनासबत से जब सोशल मीडिया का एक दौरा है, उसमें भी बार बार बच्चे को यही चीज़ें दिखाई जाती हैं और वो देखता है कि हर आदमी जो है वो तरक्की कर रहा है और तरक्की की दौड़ में लगा हुआ है। तो जब वो पढ़ते पढ़ते उस लेवल पे आता है कि जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया है कि डिग्री में वो जब एनरोल होने लगता है, तो उसके पेश नज़र सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात होती है कि ये डिग्री मुझे माली तौर पे क्या फ़ायदा पहुंचाएगी। यानी ये डिग्री हासिल करके जब मैं निकलूँगा तो मेरे लिए किसी दफ्तर में कौन सी पोजीशन खाली होगी, और या कौन सा ऐसा बिज़नेस है जो इस डिग्री की बुनियाद पे मैं बहुत बेहतर तरीके से चला सकूँगा और उससे बहुत अच्छे अंदाज से मैं कमाई कर सकूँगा। तो जब ये सारा जहन उसका बन चुका होता है और वो सारा यानी इस बात का उसकी उठान ही इस बात पे होती है, तो फिर उसके पेश नज़र सिर्फ एक ही मकसद होता है, दौलत कमाना। बाकी सारी चीज़ें अगर बोनस में उसको मिल जाएं, कोई इंसानियत, कोई अखलाकियात, कुछ आदाब, कुछ हम चूँकि एक मुसलमान माशरे में रहते हैं, एक मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हम इसको यूँ कह लें कि अगर थोड़ा सा इस्लाम उसको कहीं मिल जाए तो वो एक बोनस होता है। अच्छा, वैसे तो इस बड़ा ज़बरदस्त आपने ये बताया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे जो है वो नज़र आती है कि आजकल के जो नौजवान हैं, अभी रिसेंटली मेरा एक मुलाकात हुई एक इंटर के स्टूडेंट से, जिसे रिसेंटली अभी डिग्री कंप्लीट की है। मैंने कहा कि आप जो है वो बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन करनी है, तो उसका बड़ा अच्छा सा जुमला आया, तो मुझे हंसी आ गई। कह रहे कि मैं जो है वो बस डिग्री कहीं ओपन यूनिवर्सिटी से कर लूँगा, लेकिन मैं जो है वो अपने स्किल पे काम करूँगा। तो इन दोनों चीज़ों में कितना फ़र्क है, स्किल हासिल करना और डिग्री हासिल करना, इन दोनों में क्या ऐसा फ़र्क आपको लगता है? अच्छा, तारीख़ी एतबार से वैसे डिग्रीज़ का तस्वुर तो नहीं रहा कभी। यानी पिछले 200 साल की हिस्ट्री को अगर आप भूल जाएं और उससे पहले की हिस्ट्री की अगर बात करें, तो कौन सी डिग्रीज़ हैं जो आपने कभी किसी तारीख़ की किताब में पढ़ी हों, या आपने किसी से सुना हो कि फ़लाँ जो इमाम बुखारी थे उनके पास फ़लाँ डिग्री थी, या फ़लाँ जो साइंसदान था उसके पास ये डिग्री थी, जो यानी चाहे वो यूनानी दौर के लोग हों, चाहे रोमन दौर के लोग हों, चाहे इस्लामी अरूज के ज़माने के लोग हों, तो आप ये देखेंगे इनके पास कोई डिग्रीज़ नहीं थी। इनके पास जो थी चीज़ असल में वो महारत ही थी। ये डिग्री तो एक खैर बहाना है और एक अब पहचान का एक ज़रिया है कि जो बन गया है और पिछले 200 साल के अंदर इसने रवाज पाया है, और ज़्यादातर इसका जो सहरा है वो बांधा जाता है जो ब्रिटिश शरा है उसके सर।
तो उन्होंने ये डिग्रियां मुतारिफ़ करवाईं। लेकिन ये बहरहाल एक कागज़ है जिससे ये पता चल जाता है कि इस बंदे के पास इस तरह का नॉलेज मौजूद है, हो या ना हो ये बात की बात है। लेकिन स्किल ऐसी चीज़ है जो अपना आप खुद दिखाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब ये सही ट्रैक पे जाने वाली बात है अगर कोई ये कहे कि मुझे डिग्री से ज़्यादा मेरी स्किल्स पर काम करना है। और वो स्किल्स हर तरह की हैं, यानी आपके हाथ से जो भी आप हुनर हासिल करते हैं, हाथ से काम करने का, वो भी एक स्किल है। और आप मुंह से बोलने का जो काम कर रहे हैं, ये भी एक हुनर है और ये भी एक स्किल है। आप अपनी पर्सनैलिटी को दूसरों के सामने कैसे पेश कर रहे हैं, तो ये भी एक सॉफ्ट स्किल है। तो ये सारी स्किल्स अगर इस तरफ कोई तवज्जो करने की तरफ जा रहा है और आज की नस्ल अगर इस तरफ तवज्जो दे रही है, तो मैं समझता हूँ ये सही डायरेक्शन की तरफ जा रही है। एक इंस्टीट्यूट होता है, वो ओवरऑल पूरी शख्सियत को निखारने के लिए होता है, सिर्फ एक सब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए नहीं होता। मतलब ये हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये दिया गया है कि फॉर एग्जांपल कि उसने डॉक्टर बनना है तो वो प्री मेडिकल लेगा, फिर उसके बाद जो है वो उसकी ही तालीम हासिल कर रहा होता है इसी सब्जेक्ट। लेकिन बाकी जो गैर निसाबी सरगर्मी है वो तो बिल्कुल भी यहाँ पे स्कूलिंग स्टार्ट नहीं होती है इसी तरीके से आगे जाके इंटर में। तो ये बहुत सारे जो है वो पहलू होते हैं। मतलब आप चले कि मेरी एक रिसर्च थी, उसमें मैंने पढ़ रहा था कि अमेरिका के अंदर जो है वो एक स्कूल के अंदर एक काउंसलर होता है। जो काउंसलर क्या कर रहा होता है, वो काउंसलिंग कर रहा होता है बच्चों की कि उनके अंदर उनकी क्या ऐसी सलाहियत है, उसके ऊपर वो काम करें कि स्पोर्ट्स के अंदर वो अच्छे हैं, वो ड्राइंग के अंदर अच्छे हैं, आर्ट्स के अंदर अच्छे हैं। इस तरह से वो डिफ़ाइन करते करते उसे आगे भेज रहा होता है। तो वो चाहे उसे बोलने की सलाहियत हो, चाहे वो उसे जो है वो क्या कहते हैं हेल्थ से रिलेटेड एथलीट्स बनना हो, वो सलाहियत हो, या टेक्निकली तौर पे, तो वो तो इंस्टीट्यूट ही देता है ना। ये क्यों हमने बिल्कुल अलग किया हुआ है कि डिग्री बस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जाना है तो वो डिग्री हासिल करने के लिए बस कर लो जैसे तैसे, और स्किल जो है वो आप कहीं इंस्टीट्यूट से, दूसरे इंस्टीट्यूट से, या आप यूट्यूब से सीख लें। तो ये क्यों ऐसे अलग पहलू हो चुके हैं? अच्छा, ये भी ना एक बड़ी अजीब सी बात है कि ये सारा निज़ाम जो है ना, पाकिस्तान के बहुत सारी और चीज़ों की तरह, पाकिस्तान में बहुत सारे और सिस्टम्स की तरह, ये सिस्टम्स भी सिर्फ पाकिस्तान में डिफरेंट हैं। पूरी दुनिया एक तरफ रुख करके चल रही है और पाकिस्तान का नौजवान या पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बिल्कुल दूसरी तरफ रुख करके चल रहा है। आपने बात दुरुस्त कही कि दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में और दुनिया के आला तालीमी इदारों में ये बिल्कुल पोजीशंस मौजूद होती हैं कि काउंसलिंग के इदारे हैं और बताया जाता है। और इवन ये कि अगर एक आदमी सारी उम्र उसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, लेकिन वो ये समझता है कि मेरा रुझान जो है वो मेडिकल की फील्ड की तरफ ज़्यादा है और मैं उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता हूँ, तो वो उसका पूरा मौका देते हैं कि इंजीनियरिंग के अंदर अपनी इब्तदाई डिग्रियाँ लेने के बाद वो आला डिग्री जो है वो मेडिकल की फील्ड में ले ले। या अगर कोई एक मेडिकल पढ़ने वाला ये समझता है कि मैं लॉ के अंदर या लेजिस्लेशन के अंदर मैं बेहतर कारकर्दगी दिखा सकता हूँ, तो वो पूरा मौका देते हैं। हमारा ये मौका सिर्फ जो है ना, एक ख़ास इदारा है उसको दिया जाता है कि वो वहाँ से रिटायरमेंट ले और वो डिप्टी कमिश्नर भी बन सकते हैं, वो जज भी बन सकते हैं, वो कुछ और भी बन सकते हैं, और वो अपने उस मखसूस इदारे के मखसूस ओहदे के साथ अपना जो डॉक्टरी का ओहदा भी रख सकते हैं और हमारी पुलिस की क़यादत भी कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट निज़ाम है। हमारे यहाँ देखा देखी एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये काउंसलिंग का एक शोबा बनाया तो क्या है, और काउंसलर्स भी मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन वो सिर्फ काउंसलिंग इस बात की करते हैं। मैंने बताया ना कि हमारी दुनिया से बिल्कुल हमारे यहाँ मसाइल ही मुख्तलिफ हैं, हमारी दुनिया ही मुख्तलिफ है। हमारा नौजवान तो इस वक्त ये सोच रहा है कि जी मेरे बाप के ऊपर जो बोझ है मेरी तालीम का, या मेरी जो गर्लफ्रेंड है जो मुझसे नाराज़ है, मैंने उससे कैसे राज़ी करना है, या जो मेरे वालिद जो है दूसरी शादी करने के चक्कर में है तो मैंने अपनी वालदा के साथ रहना है या मैंने अपने वालिद के साथ रहना है। वो इस तरह के मसाइल में, और फिर तालीम का ऐसा बोझ है कि मेरा जो कोर्स का बर्डन है, ये अगर मैं 3 साल भी पढ़ूँ तो शायद ये किताबें मुकम्मल ना हो या ये रिसर्च मुकम्मल ना हो जो मुझे 4 महीने के एक सेमेस्टर में मुकम्मल करनी है। तो वो जो जहनी दबाव का जिसका वो शिकार होता है, फिर दोस्तों को वो देखता है कि जो उसके इर्द गिर्द के दोस्त होते हैं, कुछ अमीरज़ादे होते हैं और कुछ उसी तरह के जो मुतवसत तबके के लोग होते हैं, जब वो उस क्लास डिफरेंस को देख रहा होता है, फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों को आता जाता देख रहा होता है, तो उसके दिल में जो ख्वाहिशात जन्म ले रही होती हैं, तो वो उसे एक फ्रस्ट्रेटेड नौजवान बना रही होती हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है उसको दूर करने का काम हमारे काउंसलर्स कर रहे हैं। अभी तो इस बात
तक पहुँचे ही नहीं हैं कि वो उनको मुस्तकबिल का और उसका मुस्तकबिल में जो उनका यानी राह अमल है वो उसको वो दिखा सकें। अभी तो वो उस बेचारे को फ्रस्ट्रेशन से निकालने में लगे हुए हैं। तो हमारा बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है पूरी दुनिया से। तो ये चीज़ें कायम तो हैं और फ़ायदा भी होता होगा और ज़ाहिर है कि इसमें लोग आगे निकलते भी होंगे, लेकिन हमारे लिए ये अभी सब्जेक्ट बेमानी है और अभी बिल्कुल एक यूँ समझें कि इब्तदाई मराहिल में है ये सब्जेक्ट हमारे यहाँ। तो अच्छा, आप लम्स यूनिवर्सिटी में होते हैं तो उससे रिलेटेड मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हम जो है वो मुतवस्सित तबके या आप कह लें कि एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो हमने जो है वो आँख खोलते ही हमने जो है वो बहुत सारे मसाइल देखे। ऐसा मेरा ताल्लुक जैसे कराची से, तो वहाँ एक डिफरेंट मसाइल है कि पानी जो है वो आज आएगा तो कितने बजे आएगा, तो उसकी टेंशन, क्योंकि सुबह नहाने जाना है। फिर इसके बाद एक बिजली का टेंशन कि हमें जो है वो आयन करके जाना है, तो ये एक बड़ी चीज़ है। फिर ये बहुत सारे जो है वो मसाइल से घिरे हुए जो है वो, फिर कराची के अंदर एक जो है बारिश का टेंशन कि बारिश होनी है फला। इस सब से जो है वो हट के हमें यूनिवर्सिटी में जाना होता है, तो हम यूनिवर्सिटी में फिर जो है वो एक मुख्तलिफ सोच लेकर जा रहे होते हैं। अभी आपने सड़कों का जिक्र नहीं किया जिनसे गुजर के आप जाते हैं। हाँ, तो अब एक लम्स यूनिवर्सिटी में आने वाला तालिब इल्म ये सारी परेशानियां इसने कभी सोची भी नहीं होती हैं। तो इनमें, और वैसे आप क्योंकि आपने दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ा है, तो इनमें और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में क्या तालिब इल्म में कितना फ़र्क है और उनकी मेंटलिटी अप्रोच है वो कितनी जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, क्या होती है? अच्छा, लम्स के जो बारे में एक तासुर है ना, वो बड़ा एक मुख्तलिफ तासुर है जो आम जहनों के अंदर है। ये समझा जाता है कि लम्स जो है इन मानों में मुख्तलिफ है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से कि वहाँ पे अमीर ज़्यादा पढ़ते हैं, वहाँ रईस ज़्यादा पढ़ते हैं और सिर्फ उन्हीं को दाखिले मिलते हैं, या एक ख़ास क्लास है जो अशराफिया की, वहीं के लोग सिर्फ वहाँ दाखिला ले सकते हैं, जैसे HSN कॉलेज है या दूसरे इदारे हैं उस तरह का। लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। लम्स में इस वक्त ऐसे तलबा की एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो वहाँ का जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसके तहत तालीम हासिल कर रहे हैं। ऐसे तलबा मौजूद हैं कि जो अपने मेरिट की बुनियाद पे वहाँ पे बिल्कुल फ्री एजुकेशन ले रहे हैं। ये बहुत बड़ी तादाद है। यानी अगर लम्स की एनरोलमेंट टोटल अगर को 5-5.5 हज़ार है, तो 2-2.5 हज़ार लोग ऐसे हैं कि जो यानी मुतवस्सित तबके के लोग हैं, और चंद हज़ार या चंद 100 लोग ऐसे होंगे कि जो बहुत जिनको अशराफिया के तबके में आप शामिल कर सकते हैं। जो लम्स का तुर्रा इम्तियाज़ है वो ये है कि ये स्टैंडर्ड को मेंटेन रखती है, ये जो दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करती है और उसके मुताबिक अपने पाकिस्तान में एक अच्छा तालीमी निज़ाम जो है वो मुहैया करने की कोशिश करती है। ये रिसर्च में दुनिया को कम्पीट करने की कोशिश करती है। ये इन मानों में तो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से मुख्तलिफ है और आगे है, लेकिन जैसे क्लास का डिफरेंस है वो हर यूनिवर्सिटी में उसी तरह से ही है। यानी आप यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब देख लें, आप लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर देख लें, इवन सुपीरियर यूनिवर्सिटी देख लें और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी देख लें, और अब तो जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और दूसरी तीसरी यूनिवर्सिटियाँ जितनी भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, FC कॉलेज यूनिवर्सिटी, उसमें भी एक ख़ास तबका तो बहरहाल हर वक्त मौजूद रहता है कि जो एलीट क्लास का तबका जिसे कहा जा सकता है, और मुतवस्सित तबका चूँकि वहाँ पर ज़्यादा होता है इसलिए वो उनको आम तौर पे मुतवस्सित तबके की यूनिवर्सिटी कहा जाता है। एक और क्लास, एक फ़र्क जो है जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो फ़ीस का है। तो लम्स भी ऑलमोस्ट उतनी ही फ़ीस ले रही है तलबा से जितनी दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ लेती हैं, 19-20 का फ़र्क होगा। तो इसलिए फ़र्क ये नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा दौलतमंद लोग पढ़ते हैं। फ़र्क ये है कि उसका जो तालीमी स्टैंडर्ड है, उसका जो रिसर्च का स्टैंडर्ड है, उसका जो सिस्टम का स्टैंडर्ड है, वो दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ से मैच करता है, और जो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ हैं वो शायद अभी इर्तिका के मराहिल में है। अच्छा, ये बड़ी आपने ज़बरदस्त बात की कि 19-20 का फ़र्क है। 19-20 भी जो है वो मुझे तो 19 से 120 लगता है। तो लेकिन ये हर किसी को जो है मैं रिकमेंड करता हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पर जो है वो मैं उन लोगों से मुलाकात कर पाऊँ जो ये मसाइल से ना हो, इनके पास क्या जो है वो सोचने के लिए होता हो। आपसे बात कर रहा था कि उनके पास क्या ऐसी बात करने के लिए, उनके पास क्या मेंटालिटी अप्रोच क्या है। मतलब स्टूडेंट्स आते हैं अक्सर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, तो मैं अक्सर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वर्कशॉप दी है, तो अमूमी तौर पे वो
बहुत छोटा सा ही सोचते हैं अपने लिए कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने न्यूज़ कास्टर बनना है। तो ये 2013 के अंदर ध्रुव राठी जो है वो सोचता था कि मैंने एक अपनी बड़ी से जो है वो ऐसा बनाना है कि वो इंडिया को जो है मैं ब्रीफ कर दूं। तो हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में वो सोच ही इतनी होती है कि इतना सा सोचना है, क्योंकि उसका उसने मसाइल से इतना वो उसको क्या बताएंगे, अच्छा घर से फिर बाहर से फिर इस तरह बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आने वाला वो आता ही जो है वो बड़े कंफर्ट गाड़ी में, जो 19-20 के डिफरेंस से जो है वो जो बाइक में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होते हैं, बाकी वहाँ पर जो है वो बड़ी गाड़ियों में आते हैं। तो उनके क्या मेंटेलिटी है, क्योंकि आपके साथ तो रोज़ाना उनकी जो है वो मुलाकातें भी होती होंगी, फिर इसके बाद पास आउट स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके बारे में भी थोड़ा सा होगा कि आप ये बताते होंगे कि हाँ यार उनकी अप्रोच होती होगी कि फलां वो उन्होंने रिसर्च की भी होगी, मैंने यहाँ जाना है, ये करना है, चीज़ें करनी है। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि ऐसे होनहार स्टूडेंट्स थे, उनकी मेंटेलिटी ये थी उस तरह की। देखिए, असल चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। ये लम्स में पहले दिन दाखिल होने वाले तालिब इल्म के जहन में डाल दिया जाता है। उसकी ओरिएंटेशन ये कर दी जाती है कि आपने जो भी बनना है बने, लेकिन प्रोफेशनल बने। और वो प्रोफेशनलिज्म में पूरे अपना टेन्योर वहाँ पे गुजारता है। उसे ये पता है कि मैं एक आम इंसान नहीं हूँ। मैं अगर लम्स में दाखिल हो गया हूँ तो मुझे एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, और वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड है। वो शुरू से अपना जहन ये बनाता है, और शुरू से उसकी ग्रूमिंग इस बात पे की जाती है कि आपने जब माशरे में जाना है तो आप कोई मीडियोकर आदमी नहीं है, आप ज़रा थोड़े से सुपीरियर आदमी हैं, और आपने माशरे को लीड करना है जाके, इसकी जो रो में बहना नहीं है। तो वो शुरू से अपना जहन बनाना शुरू करता है, और जितना अरसा वो वहाँ पे गुजारता है, वहाँ पे वो उस माहौल को देखता है, उसको एक्सपीरियंस करता है। यानी मैं आपको सिंपल सी एक मिसाल दूँ कि हमारे यहाँ कितने इदारे ऐसे होंगे कि जहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसका बहुत लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल नहीं होगा। लंबी चौड़ी गाड़ियों में लोग वो उसके काफ़िले में नहीं आते होंगे लोग, और कहीं अगर किसी जगह पे कहीं पे कोई कैंटीन है या कैफ़े है या डाइनिंग सेंटर है, तो वहाँ पे उनके लिए कोई अलग से एक्सक्लूसिव इंतज़ाम नहीं होता होगा, और जो तालिब इल्म है वो कतारों में खड़ा होकर अपना खाना ले रहा है, या कोई अपने लिए जो स्नैक्स ले रहा है, और जबकि जो ऑफिसर है या कोई वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको शाहाना तरीके से उसको टेबल पे सर्व किया जा रहा है। ये सब यूनिवर्सिटियों में ऐसा होता है, लेकिन लफ्ज़ में ऐसा नहीं है। लफ्ज़ में अगर जो हाईएस्ट रैंक का आदमी है, अगर उसको भी कोई चीज़ लेनी है, कहीं बैंक में अपनी जो कोई डिपॉजिट करवाना है या निकलवाना है, तो उसे उसी तरह आम लोगों की तरह कतार में खड़े होना है। शुरू से बच्चों को भी सिखाया जाता है, और प्रोफेसर्स प्रैक्टिस करके बताते हैं। उनका एहतराम अपनी जगह पे, उनकी इज़्ज़त अपनी जगह पे, लेकिन उनको सिखाया जाता है कि आप और माशरे का कोई भी फ़र्द बराबर है, और जो हकूक़ आपको मैसर हैं वो दूसरे लोगों को भी मैसर हैं, उनको भी वो हक़ मिलने चाहिए। इसी तरह से मैं एक और मिसाल आपको दूं कि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है। आपने आज तक जितनी भी तालीम आपने हासिल की है, और मैं भी जिन इदारों से तालीम हासिल करके आया हूँ, तो वहाँ पे मैंने यही देखा है कि हम बड़ी मेहनत करके तालीम हासिल करते हैं, डिग्री लेते हैं, ख़ास परसेंटेजेस लेते हैं, और फिर मेरिट लिस्ट में नाम आते हैं, और फिर हम दाखिल होते हैं। और जबकि एक तालिब इल्म जो है जिसको हम देख रहे हैं कि सारा दिन क्रिकेट खेलता है, लेकिन वो अच्छा क्रिकेटर है, तो वो सिर्फ अपने स्पोर्ट्स की बुनियाद पे फॉर्म जमा करवाता है, और वो उसी क्लास में हमारे बराबर आके बैठ जाता है, और फिर वो वहाँ भी पढ़ता वो नहीं है, बल्कि वो यूनिवर्सिटी की बिहाफ पे या कॉलेज की बिहाफ पे क्रिकेट खेल रहा होता है, या जो भी जिस भी स्पोर्ट्स में वो होता है वो खेल रहा होता है। लेकिन जब रिज़ल्ट आता है तो हमें भी डिग्री मिलती है मेहनत करने के बाद, और उसको भी डिग्री मिल जाती है। लेकिन लम्ज़ में ऐसा नहीं है। लम्ज़ में स्पोर्ट्स की बुनियाद पर कोई दाखिले नहीं होते। लेकिन ऐसा नहीं है कि लम्ज़ में स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट नहीं है। लम्ज़ में जो स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट है वो एक आम आदमी को उसकी वेलनेस के लिए, उसकी वेल बीइंग के लिए पहले दिन से उसी तरह से कोशिश करता है जैसे एक छोटे बच्चे के लिए कोशिश की जाती है। उसको वो एक्सरसाइजेज़, वो सारी उसको फैसिलिटीज़ मुहैया की जाती हैं, यानी स्टेट ऑफ द आर्ट जिसे वो फैसिलिटीज़ कहा जाता है वो उसको वहाँ मुहैया की जाती हैं, और वो ज़ीरो से शुरू करता है और वो चैम्पियन बनकर निकलता है। तो ये जो उसके अंदर कह लें कि स्पिरिट पैदा की जाती है, और ये उसके अंदर जो स्किल पैदा की जाती है, ये उसको इस बात पे आमादा करती है, और इस बात के लिए उसको यानी तैयार कर देती है
कि वो माशरे के अंदर जब जाता है तो वो किसी क्लरिकल जॉब की तलाश में नहीं होता। अगर वो जॉब करने की कोशिश कर रहा है या उसकी तलाश है, तो वो क्लरिकल जॉब तलाश नहीं कर रहा, वो मैनेजरियल जॉब तलाश करेगा, वो डायरेक्टरशिप की लेवल की जॉब तलाश करेगा, और उसको मिलती हैं चूँकि उसका स्टैंडर्ड है। और ये तो बात अब एक फिनोमेना बन गई है ना कि आपकी डिग्रीज मैटर नहीं करती, आपका एटीट्यूड और बिहेवियर मैटर करता है, आपकी लर्निंग मैटर करती है कि आपने सीखा क्या है। तो उसकी लर्निंग उसको इस काबिल बनाती है कि वो जहाँ दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के जो तलबा हैं, वो अगर खाकरूब की सीट आती है तो उसके लिए भी मास्टर्स डिग्री वाले ने एप्लीकेशन दी हुई है, और अगर कोई क्लरिकल जॉब है उसके लिए भी दरख्वास्त उसने दी हुई है। लेकिन लम्स के जो प्लेसमेंट रेशो है वो ऐसी है कि उसको दरख्वास्त देने की भी बाज़ू का ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों को, जो कंपनीज़ हैं, जो इदारे हैं, उन्हें पता है कि ये लम्स का ग्रेजुएट है और इसके अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, ये पहले से ट्रेंड है। और मोस्टली लोग तो ज़ाहिर है कि अपने बिजनेसेस और अपने जो है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं, और वो ज़ाहिर है कि उसमें कामयाब होते हैं। उसके लिए भी पूरी सपोर्ट की जाती है। ये कमियां जो है ना, ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि यानी आप ख़ुद को एक बड़ा बना के पेश करें, लेकिन बहरहाल ये है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो दूसरी यूनिवर्सिटियाँ लैक करती हैं, जिसमें कि आप एक तालिब इल्म ने अगर एक कोई प्रोजेक्ट सोचा है तो पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे उसके टीचिंग फैकल्टी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलके उसे स्ट्रेंथन करते हैं और उसको रास्ता बताते हैं कि इसमें तरक्की कैसे की जा सकती है, कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। उसे अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और उसको अपनी जो है ना नॉलेज की बुनियाद पे उसको बताई जाती हैं चीज़ें, उसको तैयार किया जाता है। दूसरी यूनिवर्सिटियों में शायद इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलती। अच्छा, वैसे तो लम्स यूनिवर्सिटी को इतना डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लम्स पावर्ड बाय लम्स है, लेकिन इसमें एक दुनिया के अंदर जो है वो, अगर ये स्किल की बात की जाए ना, तो जो हुनर होता है वो उसके ज़रिए जो है वो जो हमारे कह लें कि यंगेस्ट या ग्रोइंग स्टार्स हैं, तो वो दुनिया के मसले सॉल्व करते हैं अपने हुनर से, अपने स्किल से। अब एक एग्जांपल ये देते हैं कि अगर फेसबुक है तो उसने दुनिया का मसला हल ये किया है कि लोगों की कम्युनिकेशन बहुत आसान कर दी, चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने में हो, और वो दूसरा शख्स जो है वो उससे बात कर सकता है, उसके बारे में जान सकता है। इसी तरीके से बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर्स हैं और दुनिया जो एंटरप्रेन्योर्स ने और जो स्किल्ड लोगों ने बनाए। लम यूनिवर्सिटी जो है वो पूरी दुनिया के जो है वो पैरामीटर्स के मुताबिक उतरती है, यहाँ पर लोग भी कहते हैं और आप भी कह रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान के मसले जो है वो उनमें कहीं ना कोई किरदार अदा किया या कर रही है कोई इस तरह का लम्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स या लम्स यूनिवर्सिटी? ज़ाहिर है कि देखें, अब जब आप इस तरह से एक नौजवान को तैयार कर रहे हैं और वो फील्ड में उतर के अपनी मुख्तलिफ जो है फील्ड्स में जा रहा है और मुख्तलिफ जो अपने शोबों के अंदर अपने काम कर रहा है, तो तब्दीली तो बहरहाल यानी आना एक मुकद्दर ही है। तो ये, लेकिन चूँकि ये तब्दीली ऐसी होती है, आहिस्ता आहिस्ता आती है, ओवरनाइट नहीं आती। तो तैयारी तो इसी तरह से, जितना नेशनलिज़म, जितना वतन से मोहब्बत और जितना वतन के लिए यानी जिसे कहना रेशनल सोच जो है लम्स के तालिब इल्म में पाई जाती है, शायद ही किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में उस तरह से ग्रूमिंग की जाती हो। हमारा कौमी मसाइल के अंदर हम पूरी तरह से जो है वो उसके ऊपर डिबेट्स और पूरी तरह से उसका सिलसिला है, उसके ऊपर पूरी तरह रिसर्चेज होती हैं। और अभी भी आप देख लें, आपको नेशनल टीवी पे अक्सर जो यानी तज्जियाकार नज़र आते होंगे, वो उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो किसी न किसी हवाले से लम्स यूनिवर्सिटी से वाबस्ता है। खैर, बात का मैं रुख थोड़ा सा बदलने के लिए कि ये हमारा ओवरऑल अलमिया है कि हमारे तालीमी निज़ाम के अंदर तालिब इल्म की हैसियत उस तरह की नहीं है कि जो कोई फ़ैसला कुन हैसियत हो। ज़रा शोर शराबा कोई कर ले, किसी ख़ास जगह पे कोई ख़ास ग्रोह जो है वो ज़रा पावर में हो और वो अपने कुछ कवानीन नाफिज कर दे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो शायद वहाँ पे हम समझते हैं कि फ़लाँ तलबा तंजीम का होल्ड है या फ़लाँ तलबा ग्रोह जो है वो उसमें आगे बढ़ रहा है। और लेकिन प्रैक्टिकली सरकारी सतह पे गवर्नमेंट के हवाले से और आप कहें कि रियासत के हवाले से कोई ऐसी कोशिश नहीं है कि तालिब इल्म को इस कौमी धारे के अंदर रखा जाए और शरीक रखा जाए कि किस तरह से वो कौमी जो मसाइल हैं उनके अंदर वो अपना किरदार अदा करे। और जहाँ पे कोई किरदार अदा करने की कोशिश करता है,
जहाँ पे कोई डिबेट होती है, जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट होता है, जहाँ पे कोई आवाज़ उठाई जाती है, वहाँ पे रियासत की कोशिश ये होती है कि उसको दबा दिया जाए। और बल्कि अब तो वाइस चांसलर्स और जो इन यूनिवर्सिटीज़ के जो सरबराहान हैं, उनका जो मेरिट और वाहिद मेरिट ये बन जाता है कि चीफ मिनिस्टर उससे मुलाकात करने के दौरान में ये उससे ये हलफ लेता है और उससे ये यकीन दहानी लेता है, और बल्कि उसको टेस्ट करता है कि आप यहाँ पे जो तलबा ग्रोह है उनको कैसे डिवाइड करेंगे आपस में, और जो असातिज़ा के अंदर जो उनकी ग्रुपिंग हुई हुई है उसको कैसे ज़्यादा करेंगे, और कौन से ग्रुप को आप फ़ायदा पहुँचाएंगे और कौन से ग्रुप को आप नुकसान पहुँचाएंगे। तो इस बुनियाद पे वाइस चांसलर्स का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में तकर्रुर होता है। जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियाँ हैं वो तो ज़ाहिर है कि पैसे कमाने के लिए बनी हैं, वो सेठ मेंटेलिटी वाली यूनिवर्सिटियां हैं। वहाँ पे जिस वाइस चांसलर का या जिस सरबराह का तकर्रुर किया जाता है, वो ये देखा जाता है कि ये कौन सी ऐसी नई जो कह लें कि सर्कस जो है वह मुतारफ़ करवाएगा कि जिसकी बुनियाद जिसको देखने के लिए दुनिया जमा हो जाएगी। और हमारे पास और एक यूनिवर्सिटी, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक यूनिवर्सिटी तो ऐसी है कि जिसके दाखिले 24 घंटे और 12 महीने खुले हुए हैं, और आप किसी वक्त भी कोई अपना फॉर्म लेके चले जाएं, आपको यूनिवर्सिटी में दाखिल कर लिया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है, ये भी एक अच्छा तरीका है कि कोई तालिब इल्म रह ना जाए तालीम हासिल करने से। लेकिन ये बहरहाल ऐसा तरीका है कि जिसमें सिर्फ ये दुकानों की सूरत इख्तियार कर जाती हैं यूनिवर्सिटीज़। तो ये ओवरऑल हमारे पूरे यानी कह लें कौमी मसाइल में से एक बड़ा मसला है कि हमने तालिब इल्म को वो अहमियत और वो हैसियत नहीं दी अपने। अभी आपने बांग्लादेश की मिसाल देखी है, ये आगाज़ कहाँ से हुआ पूरे उस वहाँ पे जो इतना बड़ा इनकलाब आया। और आप हैरान होंगे ये सुन के, और यार आप जानते भी हैं कि ये जो जिस पार्टी के ख़िलाफ़ या जिस हुकूमत के ख़िलाफ़ ये पूरी तहरीक चली वहाँ पे, और जो उसकी पॉलिसीज़ थी वो सारी दुनिया उसके ऊपर एतराज़ करती रही है। लेकिन मैं उस पार्टी की आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये वो पार्टी है कि जिसने बांग्लादेश बनाया है, और इसके जो सरबराह हैं जिनके मुजस्समा तोड़ा गया है और जिनके मुजस्समे को उनकी तस्वीर को जो है वो तोड़ के फेंका गया है और लोगों ने नफ़रत का इजहार किया है, इनको बांग्लादेश का बानी कहा जाता है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि पाकिस्तान में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो मुजस्समा कहीं बना हो या कहीं उनकी तस्वीर लगी हो, वो सिवाय नोटों के कोई उसकी बेहुरमती करता हो या कर सके यहाँ पे। इसलिए कि हमें पता है कि कायद आज़म ने हमें क्या कौन सी नेमत से जो है वो बराबर किया है, और कायद आज़म ने किस तरह से इस कौम को यकजा किया है। हम ये सोच भी नहीं सकते कि उनकी कोई बेहुरमती करे। और ज़ाहिर है कि कानून अपनी जगह पे है कि जो इस तरह की बेहुरमती को जो है रोकने के लिए मौजूद है। लेकिन वहाँ पे भी कानून होने के बावजूद, वहाँ पे भी लोग उनका एक मुल्क का बानी होने के बावजूद लोगों के अंदर शऊर की अलामत ये थी कि लोगों को पता था कि ये जब तक बानी खुद ज़िंदा था तो पार्टी शायद सही डायरेक्शन पे थी। लेकिन अब सिवाय वो इंतकामी कार्रवाइयों के और सिवाय इसके कि वो अपनी हुकूमत को और मज़ीद कई सालों के लिए मुस्तहकम करने के और कुछ नहीं कर रही, मुल्की तरक्की में वो किरदार अदा नहीं कर रही, और दुनिया के सारे मुल्कों के साथ वो दुश्मनी मोल ले रही है। तो वहाँ का जो तालिब इल्म है उसके अंदर ये शऊर मौजूद था, इस सारी कमियों और कमज़ोरियों के बावजूद कि उसने इस शऊर को जो है ना उसका इजहार किया, और फिर आपने देखा कि पूरी की पूरी हुकूमत ही उलट गई, और वो जो मकबूल तरीन एक वक्त की प्राइम मिनिस्टर थी वो मुल्क से फ़रार हो गई। हमारे ऐसा तसव्वुर शायद बिल्कुल नहीं है। मुझे वो क्लिप याद आता है, आपने भी सुना, वो बहुत दफ़ा देखा होगा, जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपने अरूज पर थे और इक़्तिदार का उनका तूती बोलता था। उस वक्त एक मदरसे के तालिब इल्म ने जो अब एक बड़े आलिम दीन हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ एक तकरीर की या उनकी पॉलिसियों के ऊपर तनकीद की। उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि उस तनकीद को मुस्बत लिया जाता और उसके ऊपर मुशर्रफ साहब उस वक्त वर्दी उतारने का ऐलान भी करते। मुशर्रफ साहब बलूचिस्तान के लोगों को सीने से लगाने का ऐलान भी करते, और फिर उसके बाद जो किरदार था एक दफाई इदारे का उसको उसके दिफा तक महदूद करते। लेकिन उसके बाद हुआ यह कि मदारस के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू हो गई और मदरसों को दीवार के साथ लगा दिया गया। मैं ये नहीं कहता कि हर एक को खुली छूट दे दें, आप हर एक को बिल्कुल आज़ादी दे दें, लेकिन आप उनको सोचने की आज़ादी तो दें, आप उनको बोलने की आज़ादी तो दें।
तो जब आप उनको ये आज़ादियाँ नहीं देंगे और जब इसके ऊपर आप कदगन लगाएंगे और आप यूनियंस के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, आप एक नर्सरी ही रोक देंगे जो आने वाले मुल्क के आने वाले सालों में क़यादत करने वाली है, उसी को रोक देंगे, तो फिर आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि ये अलमिया ख़त्म हो जाएगा? ये तो हमेशा से ही रहेगा, हमेशा रहेगा, और बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद बेटी और बेटी के बाद फिर बेटा, और वो इसी तरह से नस्ल दर नस्ल वही लोग हुक्मरान रहेंगे। कल एक हमारे पुराने सियासतदान और बड़े वज़ीर आला भी रहे बलूचिस्तान के, और कई दफ़ा MNA भी रहे, मुख्तलिफ़ वजारतों पे भी वो रहे, अख्तर मैंगल साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और बड़ा उनका जुमला वायरल हुआ कि जी मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका। लोगों ने मीम्स भी बनाई कि आपको सब कुछ हासिल रहा और आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके 30 सालों में। तो जिनको कुछ हासिल नहीं हुआ आज तक, वो बेचारे, उन्होंने तो बहुत सारे यानी गुनाह उनको माफ़ हो जाने चाहिए जिनको कुछ कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन यह है कि ये एक ट्रू पिक्चर है हमारे एक सियासी निज़ाम की। फिर अगर हम ये एतराज़ करें कि फ़लाँ इदारा इंटरवीन करता है और फ़लाँ इदारा हमें मैनिपुलेट करता है, तो फिर ये ज़्यादती है। ये फिर हम अपने साथ भी जुल्म कर रहे हैं और अपने मुल्क के साथ भी जुल्म कर रहे हैं। वैसे तो आपका जो है वो ताल्लुक रेडियो से है, तो रेडियो से मुतल्लिक मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे कि ऐसा एक्सपीरियंस बताएं कि रेडियो के अंदर जो है वो आपको ये नहीं पता होता है कि सामने कितने लोग सुन रहे हैं, और व्यूवर्स को ये नहीं पता होता है कि क्या इमेजिनेट कर रहा है वो, किस शख्स को जो है वो सुन रहा है। कराची में भी हमारी एक मशहूर RJ नादरा मुश्ताक हमारी बड़ी अच्छी वो कुलीग भी रही हैं, तो उनके बारे में बड़ा मशहूर था कि उनकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, वो भी ख़ुद भी प्यारी हैं, तो लेकिन वो एज में थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो लोग इन्हें समझते थे कि वो 18 से 20 साल की एज के हैं। तो अक्सर लोग जो है वो इनके बहुत फ़ैन थे और कहते थे कि मिलने की ख्वाहिश करते थे। तो एक दफ़ा किसी प्रोग्राम में जो है वो नादरा मुश्ताक को, क्योंकि उस वक्त फेसबुक इतना मायूब नहीं था, मारूफ नहीं था, तो जब उन्होंने देखा तो बड़े परेशान हुए कि ये जो है वो खातून को हम जो है वो 18 से 20 साल की समझ रहे थे और ये तो इनसे थोड़ी सी बड़ी है। तो बाकी आपका क्या ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि रेडियो में, क्योंकि आपने मुख्तलिफ BBC के अंदर और रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी, तो एक तो कैसे आपने जनरेट करते हैं, फिर इसके बाद जो है वो क्या ऐसा मरहला होता है कि कोई ऐसा शख्स मिला हो कि मैं आपको सुनता था, यही चीज़ें थी, वो एक मेमोरेबल चीज़। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि ज़ाहिर है कि जो चीज़ें आंखों से नहीं देखी होती उनके बारे में तो आप तसव्वुर ही कर सकते हैं ना। रेडियो में ऐसी बहुत कहानियाँ हैं कि जिनमें ऐसे ही हुआ। नादरा के साथ मैंने भी काम किया एक, बल्कि यूँ कहें कि उन्होंने रिपोर्टिंग का आगाज़ मेरे साथ ही किया, और उनको स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग का शौक़ ज़्यादा था, और ना यानी अगर मैं ये कहूँ तो बात गलत हो जाएगी, शायद कोई पर्सनल उस पर ले जाए, लेकिन बहरहाल उस वक्त ख़वातीन की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग का इतना दौर नहीं था। उस वक्त ऐसी कोई ख़वातीन स्पोर्ट्स रिपोर्टर नहीं होती थी, ये मर्दों की ही फील्ड समझी जाती थी। तो जिस चैनल में मैं उस वक्त काम करता था उसमें इन्होंने जब स्पोर्ट्स की बीट का जब रिक्वेस्ट की कि जी मुझे दी जाए, तो हम सब हैरान थे कि ये कैसे करेंगे, लेकिन उसने बड़ी शानदार तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से नादरा ने उसको निभाया, और शायद आज तक भी वो निभा रही हैं, और वो स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में उनका एक नाम है। तो इसी तरह की हमारी एक और कुलीग थी, और वो भी इसी तरह से एक प्रोग्राम करती थी, और ये मैं आपको अपनी आप बीती सुना रहा हूँ। मेरी जब तक उनसे मुलाकात नहीं हुई थी तो मैं उनके बारे में ये समझता था कि ये कोई बहुत उम्र रसीदा खातून है, और बड़ी मैच्योर और बड़ी यानी समझदार, कोई उस तरह की जिस तरह खातून होती है ना जी, सफ़ेद बालों वाली, और चेहरे पे झुर्रियाँ होंगी, और इस तरह की जो चेहरा आपके जहन में बनता है। और वो हालात हाजरा का एक प्रोग्राम BBC पे करती थी, और लेकिन जब मैंने ख़ुद BBC ज्वाइन किया और जब मैं उनसे मिला तो मैं समझ शायद ये उनकी बेटी हैं। तो मैंने उनसे उनकी वालदा का हाल पूछा कि आपकी वालदा कैसी, तो उन्होंने कहा जी मेरी वालदा तो फौत हो गई है, वो तो बहुत अर्से पहले। मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ दिन पहले तो मैंने उनका प्रोग्राम सुना। तो उन्होंने बताया कि नहीं, वो तो मैं हूँ असल में खुद जो प्रोग्राम करती हैं। तो अच्छा, उनकी जो आम जब आप किसी RJ से या किसी प्रेजेंटर से मिलते हैं ना, तो उसकी आम ज़िंदगी में शायद वो आवाज़ नहीं होती जो आप रेडियो पे सुन रहे होते हैं।
अभी एक बड़े मारूफ FM चैनल के एक बड़े मारूफ आरजे हैं, हम कभी रात के वक्त में सफ़र पे निकलते हैं तो हम उनका प्रोग्राम प्रेफर करते हैं सुनना। अच्छा, वो जब मैंने पहली दफ़ा उनका प्रोग्राम सुना तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अबरारुल हक जो है ना वो प्रोग्राम कर रहे हैं, और मैंने अबरारुल हक अच्छा, फिर उन्होंने ना जो बीच बीच में जो वो जैसे आरजे टुकड़ा लगाते हैं ना गाने का गुनगुना के, तो वो लगाते थे तो बिल्कुल ऐसा लगता था मैं, और जब तक उन्होंने प्रोग्राम की क्लोजिंग नहीं की उस वक्त तक मैं उन्हें अबरारुल हक ही समझता रहा। और मैंने अपनी अहलिया मेरे साथ बैठी थी तो मैंने उनको ये कहा कि देखें अबरारुल हक ने भी रेडियो में प्रोग्राम शुरू कर दिए। और लेकिन जब उसने आखिर में अपना नाम लिया भट्टी साहब ने कि मैं तो आरजे भट्टी हूँ, और तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अबरारुल हक नहीं है। तो आप बिल्कुल उनके, लेकिन आप आम जिंदगी में उनसे मिलें तो उनकी आवाज़ बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। तो रेडियो पे इस तरह के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं। शफ़ी नकी जामी हमारे उस्ताद रहे हैं, आजकल वो लंदन में हैं और अलील हैं। मेरी एक गुजारिश भी होगी कि सब लोग उनकी सेहत के लिए दुआ भी करें। तो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई और जब उन्होंने हमारी ट्रेनिंग की तो उन्होंने 2-3 चीज़ें हमें बड़ी वजाहत से सिखाई और बताई कि कैसे हमने अपने जो आम जो हमारा लहजा होता है, रोज़मर्रा का लहजा जो होता है, उसको कैसे हमने दुरुस्त करके जब प्रेजेंटर बनना है और जब कोई प्रोग्राम पेश करना है तो उसको हमने कैसे नस्तालीक बनाना है। और यही वजह है कि जब आप किसी प्रेजेंटर की आवाज़ सुन रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी है कोई, और जब आप उससे मिलते हैं तो आपको बिल्कुल मुख्तलिफ। एक फिर डेमो कर लेते हैं कि पाकिस्तान जो है वाइट वॉश हुआ है, आपने जो है रात का शो करना है, आप जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट से जो है वो थोड़ा सा अफसुर्दा है कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई है, तो कैसा अपने शो का आगाज़ करेंगे कि बांग्लादेश से होम सीरीज़ जो है पाकिस्तान हार गया। अच्छा, इम्तहान है ये। तो ये कुछ यूँ भी हो सकता है कि लीजिए जनाब, एक और हादसा जो होना था वो भी हो गया। सुकूत ढाका तो हमने सुना था, लेकिन लगता है कि सुकूत पिंडी भी हुआ। और देखिए कि हमारे बॉलर्स जो दुनिया के छक्के छुड़ाया करते थे, आज तो उनके पसीने छूट गए। और ये देखिए कि बांग्लादेश से आने वाली मेहमान टीम ने, जिसको हम शायद किसी खाते में ना गिनते थे, उस टीम ने हमारी टीम के बड़े बड़े सुरमाओं को ऐसा पिछाड़ा कि हम तो सुकूत ढाका की शिकस्त को भूल ही गए। वाह वाह, देखें ये एक बड़ी ज़बरदस्त आरजे और ये प्रेजेंटर और ये उस्ताद की जो है वो पहचान होती है कि फौरी तौर पे जुमले जो है वो उन्होंने जोड़े और उस तरीके से जो है वो पेश कर दिए। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहता है रेडियो में। मैं एक दफ़ा पीएम में गया हूँ तो मुझे तो पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बात किनसे करूँ, सिर्फ माइक आ गया, इसी तरीके से पॉडकास्ट की तरह माइक आ गया, आपने जो है वो बात कर दी व्यूअर से। तो वो एक जब तक आपको फीडबैक नहीं आ रहा होता, कम से कम अगर आप कहीं न्यूज़ रूम में या आप वहाँ न्यूज़ चैनल में होते हैं तो वहाँ आपके पास कैमरामैन और फिर इसके बाद पीसीआर और फिर आपके पास स्क्रीन्स लगी भी होती है, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा होता है कि हाँ मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ। लेकिन रेडियो पे इंसान अकेला होता है या उसके साथ कोई अगर गेस्ट या होस्ट होता है तो बड़ा एक यूनिक सा वो है कि एक्सपीरियंस कि आपने सिर्फ बोलना है और उसको सस्टेन भी करना है कि ऑडियंस आपको सुनती रहे। एक बड़ा मशहूर जो है वो कराची के अंदर शो था, वो लेट नाइट आता था 2 बजे, हॉरर शो। तो वो कराची में बहुत लोग सुनते थे, पसंद करते थे, क्योंकि वो लोकल हमारी स्टोरीज बयान करते थे, फिर हॉरर के नाम पे जो है वो हमें थोड़ा सा डराया करते थे। तो बड़ा ज़बरदस्त ये रहा है। खैर अब थोड़ा सा हम जो है वो एक वालिद और बच्चों के ऊपर आते हैं। तो अक्सर जो है वो हमने ये देखा है कि कंपैरिजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हुई है कि वालिदैन जो है वो अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे के बच्चों से। ठीक है, आप जो है वो अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएं, स्कूल में चले जाएं, तो स्कूल में स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है वो स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, उससे सीखें फला सीखें। इसी तरीके से कॉलेज में भी ये बात हर टीवी चैनल पे भी होती रही है, मॉर्निंग शोज़ में भी होती रही है, पॉडकास्ट में भी होती रही है। लोगों ने, बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स ने भी बताया कि ये नहीं करनी चाहिए, फला है। ये सारी चीज़ें होती रहती है, लेकिन ये फिर भी हो रहा है। तो क्यों ना जो है वो इसको कोई और वे में जो है वो इसको समझा जाए और इसको जो है वो अल्टरनेट निकाला जाए। क्यों बार बार हम ये बात करें, तो इसका मकसद है कि जो है वो ये चीज़
ठीक नहीं हो रही है। मतलब मैं अगर अपने देखूँ तो 12-15 साल से मैं सुनता हुआ आ रहा हूँ कि कंपैरिजन गलत है, लेकिन फिर भी हो रहा है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? अच्छा, कुछ चीज़ें जो है ना शऊर भाई, ये फितरी होती हैं, आप उनको तब्दील नहीं कर सकते। कोशिश कर सकते हैं शायद तब्दील हो जाए, लेकिन 99.9% ऐसा ही होता है कि तब्दील नहीं होती। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इंसान की ज़िंदगी में जिसे आप कोशिश करके तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक आदमी पंजाब में पैदा हुआ और वो कराची मुंतकिल हो गया। अब उसने अपनी ज़िंदगी के हो सकता है कि 18-20 साल 25 साल पंजाब में गुजारे, उसने पंजाबी लबो लहजा सीखा, उसकी मादरी ज़बान पंजाबी है। लेकिन फिर वो अगले 18-20 साल कराची में रहा, कराची में उर्दू स्पीकिंग लोगों से उसका वास्ता रहा और फिर वो उर्दू स्पीकिंग ही बन गया। ऐसी बहुत सारी मिसालें आपके सामने होंगी। इसी तरह से आप किसी दूसरे मुल्क की मिसाल ले सकते हैं कि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हजरात जो हैं वो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और वहाँ की ज़बान सीख लेते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप सीख सकते हैं, बदल सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे और चीज़ें हैं, अदब आदाब है, खाने पीने का अंदाज़ है, खुराक है, आपके पहनने ओढ़ने का सलीका है और पहनने ओढ़ने की चीज़ें हैं, तो ये आप बदल सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, जिन्हें बदलने के लिए आप एड़ी चोटी का ज़ोर भी लगा लें तो शायद नामुमकिन है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये चाहें कि आप यानी जो अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है आप उसको बिल्कुल बदल दें, तो ये शायद मुमकिन नहीं, क्योंकि फितरी चीज़ है, आपने फितरत के साथ ग्रो होना है। आप आज यानी 20 साल के हैं, फ़र्ज़ किया, मैं आपकी उम्र अगर सही बता रहा हूँ, तो आपने अगले साल 21 साल का हो जाना है। तो ये इसको आप रोक नहीं सकते, ये फितरी चीज़ है। आप इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो नाकाम ही रहेंगे। यही हाल इन चीज़ों का है कि इंसान को अल्लाह ने जब पैदा किया तो इसकी फितरत में मुकाबला रखा है, और एक दूसरे से तकाबुल करना, एक दूसरे को देख के अपने आप को तब्दील करना या अपनी सलाहियतों में इजाफ़ा या कमी करना, अपनी गुफ्तगू को बदलना, अपने लिबास को बदलना, अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को बदलना, ये अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में रखा है। हम अगर इसको बिल्कुल उलट कर दें, और ये जो मुझे हैरत होती है बाज़ औक़ात हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो बात कर रहे होते हैं कि आप फ़लाँ को कंपेयर ना करें और फ़लाँ को ये ऐसा ना बताएं कि तुम्हारा फ़लाँ बच्चा तुमसे ज़्यादा अच्छा है, तो जब हम कंपेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारे पास स्टैंडर्ड क्या होगा तरक्की का? हम कोई ना कोई मयार तो मुकर्रर करेंगे ना तरक्की का। फिर तो ये सारी ग्रेडिंग और ये सब फजूल है। फिर तो कि आप फिर किस तरह मुकर्रर करेंगे कि ये ए ग्रेड वाला है और ये बी ग्रेड वाला है, और कोई ना कोई कंपैरिजन तो होगा ना कि ये चूंकि इसके अंदर ये सलाहियत है तो इसलिए ये ए ग्रेड का, दूसरे में ज़रा कम है तो ये बी ग्रेड का। तो कहीं ना कहीं हमारे पूरे निज़ाम का हिस्सा है ये मुकाबला करना। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप बच्चे के मिजाज को समझें कि बच्चा जो है वो आया कि मुकाबला पसंद है कि नहीं है। अगर उसे तकाबुल पसंद नहीं है, बच्चा फितरी तौर पे ऐसा है कि वो थोड़ी सी मोटिवेशन चाहता है, तो आपको उस दूसरे तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करें उसे। आप उसे, अगर कोई ऐसा कुछ बच्चे ऐसे हैं, मसलन मुझे अपनी बेटी का पता है कि जब हम उसको बहुत ज़्यादा बकअप करते हैं, जब उसकी हौसला अफजाई करते हैं, और जब हम उसको बताते हैं कि बेटा ये आप ही कर सकते हैं, ओहो हो मेरे बेटे ने तो बहुत अच्छा काम किया, तो वो पहले से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाता है। लेकिन जब हम उसको ये बताते हैं कि यार ये क्या लिखाई है तुम्हारी, ऐसे तो कीड़े मकोड़े डाले हैं तुमने, तो वो और ज़्यादा डिप्रेस होती है और उसकी लिखाई और ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। तो ये हमें अपने बच्चे को, वालिदैन को खुद समझना चाहिए। और फिर असल में एक चीज़ ये है कि हमारे यहाँ ना एक बहुत बड़ा गैप है, अगरचे आर्टिफिशियली, और हमने कह लें कि एक कॉस्मेटिक तरीके से एक चीज़ ये बनाई हुई तो है कि हम पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं स्कूल के अंदर, हमने एक बड़ा माहौल बनाया होता है, लेकिन वो प्रैक्टिकली जो है ना हम उसका ना फ़ायदा उठा सकते हैं, ना हम उसको प्रैक्टिकली उस तरह से करते हैं जिस तरह वो करनी चाहिए। उस्ताद और माँ बाप का आपस में राब्ता मुस्तकिल रहना चाहिए, और एक उनके साथ मुस्तकिल मिलने जुलने और एक्सपीरियंस शेयर करने की बात होनी चाहिए। और ये ज़िम्मेदारी वालिदैन की है, ये उस्ताद की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, चूँकि उन्हें अपनी औलाद को आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर अपनी औलाद की ज़िम्मेदारी है। उनको चाहिए कि वो उस्ताद से मिलें
और अपने बच्चे के मिजाज से मुतल्लिक उन्हें हर एक एक लम्हे की उनको जो है ना आगाही दें, ताकि एक ही पेज पे दोनों रह के काम कर रहे हों। और ये जहाँ तक बात रही कंपैरिजन की और दूसरे बच्चों जो अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चे हैं उनके जिक्र करने की, तो मैं समझता हूँ ये कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, यानी 99.9% केसों में कोई बुरी चीज़ नहीं है। इससे इस मुकाबले की जो दौड़ है इसमें बच्चा ज़्यादा अच्छी कारकर्दगी दिखाता है। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि एक कंपैरिजन अगर हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि कोई अगर आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है तो आपको ये देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ हो रही है, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए बनिस्बत ये कि कोई आगे निकल रहा है तो वो क्यों निकल रहा है, वो क्या है ऐसी चीज़ है, तो उस पर जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप किसी को जो है वो डीमोटिवेट करना शुरू कर दें कि वो तो तुमसे बेहतर ही है, वो ये चीज़ों में है, तो क्या चीज़ हो रही है और क्या चीज़ होनी चाहिए। अब इसको अगर थोड़ा सा इस तरह ले लें कि समझने के लिए भी कि अब आगे आने वाला वक्त जो है ना थोड़ा सा समझाना मुश्किल काम है, लेकिन अगर पीछे हम देखें कि आज से 10 साल पहले क्या मुझे ये पता था या क्या आपको ये पता था कि आप जो है वो यहाँ पहुँचेंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे, ये चीज़ें करेंगे, आपके अंदर ये सलाहियत होगी। तो आपने क्या चीज़ अपने अंदर इम्प्रूव की, आपने अपने आप को जो है वो सोचा कि मुझे आगे बढ़ना है। 10 साल पहले शायद आप कहीं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे या किसी जो है वो मीडिया चैनल से वाबस्ता होंगे, आपने अपने आप को सोचा कि मैं जो है वो यूनिवर्सिटी में जाने हैं तो मैंने जो है वो इस तरह अपनी जो है वो ये सलाहियत पूरी करनी है, मुझे ये डिग्री भी कंप्लीट करनी होगी, मुझे फला भी है, ये सारी चीज़ें आपने 10 साल पहले वो सोची होंगी और इसके बाद वो करते करते आए होंगे। अगर आप ये नहीं सोचते कि क्या हो रहा है तो शायद फिर आप वो अपने आप को, ये तो एक बड़ा ज़बरदस्त कंपैरिजन वाला मामला ही चलता ही रहता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी सवाल जो है वो जन्म देता है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं जो आजकल जो है वो घर पे अपने आप को जो है खुशी तलाश करती हैं। आपने देखा होगा कि वालिद जो है वो जॉब करता है या छोटे मोटे काम करता है, वो उसके बाद घर आता है, घर आके जो है वो बच्चों से मिलता है तो खुशी तलाश करता है। अमूमी तौर पे जो है वो खुशी को हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या खुशी को कैसे डिफ़ाइन करेंगे हम? ये बड़ा ट्रिकी सवाल है और बड़ा खूबसूरत सवाल है। हमारे अब्बा मरहूम अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, जब वो घर आते थे, ये मैं उस जनरेशन की बात कर रहा हूँ कि जिसने एक डायल अप कनेक्शन भी देखा है और 4G और 5G को भी अब विटनेस कर रही है, और जिसने ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न भी देखा है और अब टेलीविज़न को एलिमिनेट होता हुए भी देख रही है। और ये वो जनरेशन है कि जिसने वो गोल्ड डायल वाला फ़ोन, जो शायद आज की नस्ल ने शायद देखा भी ना हो, वो भी देखा है, और अब मोबाइल फ़ोन के भी स्मार्ट और स्मार्टेस्ट होने की शक्ल जो है ना वो देख रही है। तो ये उस जनरेशन का बचपन का हवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे अब्बा जब शाम को घर आते थे तो हमारी कोशिश ये होती थी कि हमारा उनसे वास्ता ना पड़े, और जो एहतसाब हमारा सारे दिन की कारस्तानियों पे होना है वो उससे हम बच जाएं। और फिर इसी तरह से वालदा को सारी दिन शरारतें करने के बाद शाम के वक्त हम राम करने की कोशिश करते थे कि किसी तरह से कोई ऐसा वक्त हो कि वालदा मान जाएं और वालिद साहब से हमारी कोई शिकायत ना कहें। और इसी तरह से अपने बहन भाइयों से जिन्हें हम सारा दिन सताते थे और शाम के वक्त डरते थे कि ये अब्बा से जब ये कहेंगी या हमारा भाई शिकायत करेगा तो फिर हमें डांट पड़ेगी। तो लेकिन हम हैरान होते थे कि जब शाम को हम खाने के दस्तरखान पे मौजूद नहीं होते थे तो हमारे वालिद जो है वो एक एक का नाम लेके पूछते थे कि वो फ़लाँ कहाँ है और क्यों नहीं है। और अगर कोई, हम तो डर रहे होते थे कि एहतसाब ना हो, और वो बेचैन होते थे कि मैंने अपने बच्चे की शक्ल नहीं देखी कहाँ है, और हमें बड़े प्यार से पास बिठा के और फिर पूछते थे। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा भी होता था कि डांट भी पड़ती थी, लेकिन अक्सर औक़ात यही होता था कि अगर उनसे कोई कह भी देता था तो कहते नहीं पहले इसको खाना खाने दे, कोई बात नहीं, मेरा शरारतें होती रहती हैं। तो हम हैरान होते थे कि यार इतनी बड़ी जो है हमने जो फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद उसके बावजूद भी हमें इस तरह से बख्शिश मिल सकती है, इस तरह से डांट से छुटकारा मिल सकता है। तो ये एक बाप की एक अजीब सी मोहब्बत है कि जो
आपने दुरुस्त कहा कि उसको अल्फाज के पैराए में हम उस तरह ढाल नहीं सकते। अब हम उस लेवल पे हैं कि जब हम खुद बाप हैं और हम अपनी औलाद को देखते हैं, और जब किसी वक्त में हमारी बेगम अपने मैके जाती हैं और हमारे बच्चे उनके साथ चले जाते हैं, तो वो 2 दिन 4 दिन हमारे लिए गुजारना मुश्किल होता है कि अपनी औलाद को हमने देखा नहीं है। तो ये एक ऐसी खुशी है अपनी औलाद को देखना और उनसे मिलना कि, और उनको अपनी आंखों के सामने देखना, कि आप उसको अल्फाज में बयान वाकई नहीं कर सकते। लेकिन इससे बड़ी खुशी भी है जब आप अपनी औलाद को तरक्की की मंजिल तय करते हुए देखते हैं, जब ग्रो करते हुए, जवान होते हुए और फिर किसी मंजिल पर पहुंचते हुए देखते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा बड़ी खुशी होती है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा काट के एक नया इंसान खड़ा किया है, आपने अपने खून का एक एक कतरा टपका के एक नए इंसान के अंदर ज़िंदगी और रूह फूंकी है, तो वो बिल्कुल एक उस तरह की खुशी होती है कि जो एक तख्लीक कार की और एक तख्लीक के दरमियान ताल्लुक़ की खुशी होती है। और वो जैसे एक मशहूर ये बात है ना जी कि अल्लाह ताला जो है इंसान से उस 70 माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो आप ये देखेंगे वो मोहब्बत की वजह क्या है बुनियादी तौर पे, उस मोहब्बत के पीछे कौन सी ऐसी चीज़। अभी तो इंसान ने दुनिया में आना है, अभी तो उसने अच्छे या बुरे अमाल करने हैं, अभी तो अल्लाह ताला ने उसको देखना है कि मेरे अहकाम पे ये कितना चला और कितना नहीं चला। लेकिन मोहब्बत पहले से मौजूद है। वो क्यों मौजूद है? इसलिए कि इंसान तख्लीक है और वो तख्लीक करने वाला है, और तख्लीक करने वाले को अपनी तख्लीक से जो मोहब्बत होती है, जो उसको देख के वो खुशी होती है, वो मैं नहीं समझता कि वो किसी अल्फाज की मोहताज भी है। चलें, बस हम इसको वाइंड अप करते हैं। आखिरी में कुछ चंद सोशल मीडिया के कुछ सवाल हैं, वो 1 लाइनर क्वेश्चन और 1 लाइनर आंसर हो तो ज़्यादा बेहतर होता कि हम उनको डिफाइन कर पाएँ। अच्छा, आज मौका मिला था कि मैं अपनी सारी जो इल्मियत है वो झाड़ता लेकिन आपने 1 लाइन में कैद कर दिया। हाँ, ताकि जो है वो सवाल भी हम बहुत सारे कर लें और जवाब भी हमें बहुत सारे मिल जाएं। कामयाबी का तस्वुर क्या है? कामयाबी का तस्वुर ये है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो आपको लोग याद करें और आपके किए हुए कामों को लोग अपने लिए मिसाल बनाएं। अच्छा, नौजवान जो है वो किसी भी मुल्क के लिए एक असासा होता है, क्या वो जो है वो प्रॉफिटेबल असासा होता है या डेफिसिट? देखिए, असासे तो हमेशा ही फ़ायदेमंद होते हैं, चाहे वो जायदाद की सूरत में आपको मिले हों, चाहे वो आपको किसी आदत की सूरत में मिले हों। लेकिन देखना ये होता है कि आपने उस असासे से किया क्या है। अगर आप उस असासे को सूद में और जुए में ख़र्च करेंगे तो ज़ाहिर है कि उससे नुकसान होगा और लुट भी सकते हैं। और अगर आप उस असासे को अपने जायज़ कारोबार के लिए और जायज़ मनफ़ियत के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा भी हो सकता है। यही हाल नौजवानों का है। उन्हें अगर दुरुस्त डायरेक्शन देंगे तो ये नौजवान अच्छा असासा बनेंगे, अगर मनफ़ियत की तरफ ले जाएंगे तो कराची में हाल आप देखते रहे हैं। ऐसा क्या करें जो काम ठीक हो लेकिन वो डर की वजह से नहीं किया जाता हो? डर की वजह से हम अपने नौजवान को मौका नहीं देते कि शायद ये नौजवान अगर अपने शऊर को बेदार कर ले, अपने आप को, अपनी हैसियत को पहचान ले, तो शायद ये हमारे लिए मुसीबत ना बन जाए। अच्छा, शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर जो है वो सबसे जो बेहतरीन काम क्या होता है ऐसा जो आपकी अतवारी ज़िंदगी बेहतरीन गुजरे? जिप, कम बोलें, ज़्यादा सुने। हाँ, ये भी एक अच्छी वो है। इसी तरह आपने ये तो मर्दों को दे दी, ख़वातीन के लिए भी जो है वो राय बता दो। ख़वातीन के लिए तो खैर सारे दरवाजे खुले हैं, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। लेकिन ख़वातीन के लिए ये है कि बर्दाश्त करना सीख लें। अगर किसी चीज़ को एक ख़ास सतह तक बर्दाश्त करना सीख जाएं तो बिल आखिर वो आसानियों में तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। कोई मुश्किल हमेशा रहने के लिए नहीं आती है, और नाशुक्री जो है ये ना किया करें, तो मैं समझता हूँ उनकी ज़िंदगी कामयाब रहेगी। क्या पैसों से खुशी खरीदी जा सकती है? आजकल का तो फिनोमेना यही है, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले ऐसे भी देखे हैं कि जिनकी जायदादें यहीं रह गई हैं और उनकी कब्रों का निशान भी नहीं है। अच्छा, ये बड़ा अहम सवाल है कि इस्लामी निज़ाम तालीम जो है वो हमारे मुल्क के अंदर कितने फ़ीसद जो है वो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और कितने फ़ीसद इस पर अमल किया जा रहा है?
इस्लामी टच तो हर जगह पे है सिर्फ तालीम में नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम जिस निज़ाम को फॉलो कर रहे हैं उसमें इस्लाम की गुंजाइश कम है। उस पे आप एक कोने पे एक लेबल और एक पर्ची तो चिपका सकते हैं इस्लाम की, लेकिन उसको इस्लामाइज़ करना और इस्लाम जो जिस इल्म के लिए ये कहता है कि चाहे चीन भी जाना पड़े तो वो इल्म हासिल करे और फ़र्ज़ है हर मुस्लिम मर्द और औरत पे, ये वो इल्म नहीं है। अच्छा, आप पाकिस्तान के शऊर को कितना जो है वो रेट करते हैं, कितने परसेंटेज में, कि पाकिस्तान की आवाम या पाकिस्तान के नौजवान इतने परसेंट जो है वो? हाँ, 2018 से पहले तो इसका लेवल थोड़ा सा ऊंचा समझता था मैं, अच्छा। लेकिन 2018 के बाद पता चला है कि ये लेवल जो है ना वो अभी टखनों तक है। अच्छा, इसको अगर फिगर आउट करें कि इतनी परसेंट? 40% कह लें। ये नौजवानों का? नौजवानों का 40%, मतलब 40% इज ह्यूज अमाउंट। टकनों तक तो आप नहीं कहेंगे? मैंने थोड़ी सी रियायत परसेंटेज में कर दी है बढ़ा दी। देखें ना, क्योंकि इसको सुनने वाले बहुत सारे नौजवान हैं तो उनको रियायत मिलनी चाहिए थी। हाँ, देखें वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि इंटरनेट बंद हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो वीपीएन के जरिए और बहुत सारे। हाँ, देखिए, ये आपको ये सवाल शऊर का नहीं पूछना चाहिए था, आपको जुगाड़ का सवाल पूछना चाहिए था। उसके लिए मैं 110% नंबर देता। तो ये चंद सवालात थे जो वन लाइनर हमने सोशल मीडिया के सवालात थे। इंशाल्लाह हम दोबारा इसी सिलसिले को जारी रखेंगे, एक नए पॉडकास्ट के तहत आपसे मिलेंगे और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं।